था। तो ये है 4 जून के करंट अफेयर्स गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, आप इनको नोट कर लीजिएगा, इनके नोट्स बना लीजिएगा अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे आने वाले उत्तराखंड में जो भी वैकेंसीज निकल रही हैं, आप चाहे आप उनकी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो चाहे मेंस की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी में ये करंट अफेयर्स पूछ जाएंगे। गाइस बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, इसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। गाइस बताना चाहूँगा, लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एफआरओ मेंस के लिए और एडवोकेट जनरल आरओ मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है। तो जो भी विलिंग कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस को टेस्ट कर सकें, तो वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि वो अपनी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा कर सकें एग्जाम में जाने से पहले। चलिए 4 जून के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ आ रही है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहना यह है कि कुतुब मीनार एक पूजा स्थल नहीं है। तो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स इज़ नॉट अ प्लेस ऑफ वर्शिप एंड इट्स कैरेक्टर कैन नॉट बी चेंज नाउ। तो एएसआई का कहना यह है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहना यह है कि कुतुब मीनार परिसर कोई पूजा स्थल नहीं है, और अब हम इसके जो कैरेक्टर है यानी इसका जो चरित्र है उसको नहीं बदल सकते। जो ओरिजिनल सूट विच क्लेम दैट 27 टेम्पल्स वर डिमोलिश टू बिल्ड द कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क एट द कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स। तो एक पिटिशन फाइल की गई थी, एक सूट फाइल किया गया था, जिसमें ये कहा गया है कि 27 मंदिरों को ख़त्म किया गया, तोड़ा गया था, जिस टाइम पे कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क को यानी कि मस्जिद को बनवाया गया था कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में। इसको वॉज डिसमिस लास्ट ईयर अंडर स्पेशल प्रोविजंस ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991। तो 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके तहत पिछले साल एक सूट डाला गया था, एक केस डाला गया था, जिसमें ये कहा गया था कि कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में जो कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क है ये 27 मंदिरों को तोड़ के बनाई गई है। तो एएसआई का कहना ये है कि वो कोई पूजा स्थल नहीं है और वहाँ पे हम उसकी जगह को चेंज नहीं कर सकते, उसके कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है GS2 की कि स्कॉलरशिप्स टू बी अवॉर्डेड टू SC स्टूडेंट्स, यानी शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स के लिए एक स्कॉलरशिप्स लाई जा रही है, यानी कि छात्रवृत्ति लाई गई है। तो जो मिनिस्ट्री है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की, उसने लॉन्च की है एक SC स्टूडेंट्स के लिए एक स्कॉलरशिप टू स्टडी इन CBSE एफिलेटेड रेजिडेंशियल स्कूल्स, की CBSE से एफिलेटेड स्कूल्स में बच्चे पढ़ सकें, इसलिए एक स्कीम लाई गई है, स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। तो श्रेष्ठ नाम दिया गया है इस स्कीम को, उसकी फुल फॉर्म है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। तो टारगेटेड एरियाज में यानी कि जो कुछ टारगेट वाले क्षेत्र हैं उनको कवर करते हुए श्रेष्ठ स्कीम लाई गई है, फॉर्मुलेटेड विद द ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, की यानी कि गुणवत्ता शिक्षा देने के लिए बात की जा रही है, एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एवरीवन द पुअरेस्ट शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स, की ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि जो गरीब से गरीब यानी कि पुअरेस्ट जो SC स्टूडेंट्स हैं उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। स्कॉलरशिप्स वुड बी गिवन टू SC स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9 to 12। तो कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12वीं तक के बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी। श्रेष्ठ स्कॉलरशिप्स विल बी गिवन टू अबाउट 3000 स्टूडेंट्स एवरी ईयर। तो ये लक्ष्य रखा गया है कि हर साल प्रत्येक साल 3000 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। स्टूडेंट हुज पेरेंट्स एनुअल इनकम इज़ बिलो ₹2.5 लाख आर एलिजिबल। तो यानी कि वो बच्चे जिनके पेरेंट्स की जो इनकम है वो 2.5 लाख रुपये से कम है साल की, उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ आती है कि कॉर्बीवैक्स गेट्स नॉड एज कोविड-19 बूस्टर डोज। तो कॉर्बीवैक्स वैक्सीन को कोविड-19 की बूस्टर डोज के रूप में यानी कि जो तीसरी डोज है उसके रूप में ग्रांटेड मिल गई है, उसको नोट मिल गया है, यानी कि वो उस चीज़ में यूज़ हो सकती है। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है DCGI जो है, उसने हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल लिमिटेड की बनी हुई कोविड-19 वैक्सीन की जो वैक्सीन है कॉर्बीवैक्स, उसको कोविड-19 बूस्टर डोज के रूप में स्वीकृति दे दी है। तो कॉर्बीवैक्स भारत की पहली अप्रूव्ड हेट्रोलोगस कोविड बूस्टर है। अब हेट्रोलोगस कोविड बूस्टर का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल पहली डोज और दूसरी डोज कोविशील्ड लगी हो या कोवैक्सीन लगी हो, तो तीसरी डोज आप कॉर्बीवैक्स लगवा सकते हैं। अभी तक क्या चल रहा था कि अगर पहली डोज कोवैक्सीन है और दूसरी डोज कोवैक्सीन है, या पहली डोज और दूसरी डोज आपकी कोविशील्ड है, तो तीसरी भी कोविशील्ड ही होनी चाहिए। अभी तक ये चल रहा था, लेकिन अब इसको इस तरह से किया गया है कि अगर पहली दूसरी आपकी कोई दूसरी कंपनी की अगर आपकी वैक्सीन लगी हुई है तो आप थर्ड डोज के रूप में कॉर्बीवैक्स को लगा सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आती है कि हाउसिंग स्कीम के ऊपर बात की जा रही है कि हाउसिंग स्कीम जो है भारत में अर्बन एरियाज़ में पीछे रह जा रही है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना हैज़ अ कंप्लीशन रेट ऑफ ओनली 50% इन अर्बन एरियाज़। तो शहरी क्षेत्रों में जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है यानी कि अर्बन वाला जो उसका फेज़ है, उसमें सिर्फ कंप्लीशन रेट मकानों को बनने का सिर्फ 50% ही है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है उसका एम था
कि कंस्ट्रक्ट करे वो घर इन रूरल एरियाज हैज़ अ कंप्लीशन रेट ऑफ 67.72% एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स सिंस इट बिगेन इन 2016। तो 2016 से जब से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण चल रही है तब से उसका कंप्लीशन रेट 67.72% रहा है, इन कंट्रास्ट टू द अर्बन वर्जन ऑफ द स्कीम दैट स्टार्टेड अ ईयर अहेड। अब जो अर्बन वर्जन था इस स्कीम का, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन का, शहरी का, ये 2015 से लागू हो रखी है, लेकिन इसका अभी भी 50% ही कंप्लीशन रेट है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वाज इनिशिएटेड इन नवंबर 2016। तो ये इनिशिएट किया गया नवंबर 2016 में। टारगेट हुआ ऑफ कंप्लीटिंग 2.7 करोड़ हाउसेज। तो 2.7 करोड़ हाउसेज का टारगेट है कंप्लीट करने का। सो फार अकॉर्डिंग टू द डेटाबेस मेंटेन्ड बाय द यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री 1.8 करोड़ हाउसेज हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। तो 1.8 करोड़ घर बन चुके हैं, विच इज 67% ऑफ द टारगेट। और अर्बन की बात की जाए तो ये जून 2015 में स्टार्ट हुई थी स्कीम। इसका टारगेट था 1.2 करोड़ घर बनाने का। और लेटेस्ट नंबर्स की अगर हम बात करें यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से, तो सिर्फ 60 लाख घर ही बन पाए हैं, यानी कि अभी 60%, यानी अभी पूरे 50% घर, यानी कि 60 लाख घर जो है अभी बचे हुए हैं। तो अर्बन एरियाज़ में इश्यूज सच एज अ लैक ऑफ क्लियर टाइटल्स एंड अदर लैंड डॉक्यूमेंट्स टेंड टू क्रॉप अप। तो शहरी क्षेत्रों में ये दिक्कतें आती हैं कि ज़मीन के कागजात नहीं मिल रहे हैं, लैंड डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत आ रही है। तो शहरी क्षेत्रों में इस वजह से डिले भी हो रहा है। कोविड-19 पेंडेमिक तो था ही जिसकी वजह से डिले रहा। शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन फॉर द स्कीम, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है। तो ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो स्कीम है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी इसमें कुछ पैसा सेंटर देता है और कुछ पैसा स्टेट देता है। तो 60% पैसा जो है वो सेंटर देगा और 40% पैसा जो है वो स्टेट देगा। नेक्स्ट आता है कि अनसर्टेनिटी ओवर एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। प्रधानमंत्री जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन चलाया था, कि जिस कैंपेन के तहत जो अलग अलग वेबसाइट्स हैं, पब्लिक ऑफिसेज हैं, बसेज हैं, सभी जगहों पे, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस पे उसको डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाया जाए, यानी कि जो दिव्यांग पर्सनस हैं वो इजीली वहाँ पे एक्सेस कर सके। तो उन सब चीज़ों के लिए एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन बनाया गया था। लेकिन इसकी कई बार डेडलाइन रखी जा चुकी है, लेकिन कभी भी इसकी डेडलाइन पे काम नहीं हुआ। हर बार डेडलाइन को एक्सटेंड किया जा रहा है। तो इस बार भी ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो इसकी डेडलाइन जून 2022 की ख़त्म होने जा रही है अब, तो उसको भी बढ़ाने की उम्मीद है कि उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो अनसर्टेनिटी ओवर एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन डेडलाइन, कट ऑफ फॉर मेकिंग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, कि सरकारी बिल्डिंग्स को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और वेबसाइट्स को, कि वो एक्सेसिबल बनाया जा सके पर्सनस के लिए जिनके पास डिसेबिलिटी है कुछ, वॉज जून 2022। तो अब तक ये जून 2022 तक था। तो कैंपेन जिसको लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 3 दिसंबर 2015 को, एम्ड एट मेकिंग अ प्रपोर्शन ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्ट और वेबसाइट्स, जिससे कि वो 2017 में था पहली डेडलाइन, फिर 2018 की डेडलाइन हुई, फिर 2019 की डेडलाइन हुई और अब 2022 की डेडलाइन आ चुकी है। हाउएवर द डेडलाइन वाज एक्सटेंडेड टू मार्च 2020, फिर 2019 के बाद मार्च 2020 डेडलाइन हुई और उसको वापस से रिवाइज करके जून 2022 तक की डेडलाइन कर दिया गया। अ मीटिंग ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी विच इज़ चेयर्ड बाय द सोशल जस्टिस मिनिस्टर। तो जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है उसकी जो मीटिंग हो रही है डिसेबिलिटी पे, वो चेयर कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, सोशल जस्टिस मिनिस्टर उसको चेयर करते हैं। एंड इज़ रिक्वायर्ड टू मीट वंस एवरी 6 मंथ्स, और उसको ज़रूरत है कि वो हर 6 महीने में एक बार कम से कम मिले, बाय द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016। तो ये 2016 के एक्ट में कहा गया है। लेकिन अच्छी बात ये कह दें या इसमें आप ये कहें कि सरकार इसमें क्या कदम ले रही है कि नवंबर 2020 से कोई मीटिंग ही नहीं हुई है, जो कि अपने आप में आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कितनी बड़ी लापरवाही है कि जब किसी मीटिंग को हर 6 महीने में एक बार होना था, तो नवंबर 2020 से अब तक मीटिंग हुई क्यों नहीं है। तो ये एक चिंताजनक विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट न्यूज़ आती है कि सरोगेसी लॉज फेसेस चैलेंजेस इन कोर्ट। तो सरोगेसी लॉ जो भारत में अभी कानून लाया गया था 2018-2019 के अंदर, काफ़ी इसके ऊपर विवाद चल रहा था और काफ़ी इसके ऊपर डिस्कशंस आए, गवर्नमेंट के अलग अलग गाइडलाइंस आई, तो उसको एक चैलेंज किया जा रहा है कोर्ट में। तो सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 में पास किया गया, was introduced to curb unethical practices related to issues such as sex selection। तो अब ये जो सरोगेसी लॉ लाया गया उसके अंदर जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो एथिक्स के हिसाब से सही नहीं है, तो उसको एड्रेस किया गया। जैसे कि सेक्स सिलेक्शन की, अगर आपने बच्चे का जो भ्रूण है, यानी कि जो उसका एम्ब्रायो है, उसी में ही आपने डिसाइड कर दिया कि लड़का पैदा होना चाहिए, लड़की पैदा होना चाहिए, तो उस चीज़ के ऊपर, एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सरोगेट मदर्स, जो सरोगेट मदर से अगर उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो विद प्रोविजंस फॉर जेल टर्म इन केस ऑफ वायलेशंस। तो इन सब चीज़ों को केटर किया गया सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 में। तो इस एक्ट के तहत अ कपल कैन ऑप्ट फॉर सरोगेसी ऑन योर मेडिकल ग्राउंड्स, यानी कि अगर कोई पर्सन ये चाहता है
जो कपल है वो ये चाहता है कि हम सरोगेसी के थ्रू बच्चा लेना चाहते हैं, तो उसके लिए मेडिकल ग्राउंड्स होने पड़ेंगे कि उन दोनों में से किसी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो, जिससे बेबी उनका प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है। द कपल शुड हैव बीन मैरिड फॉर 5 years, कपल को 5 साल तक हो जाना चाहिए शादीशुदा, एंड नॉट हैविंग अ चाइल्ड, और उनके पास कोई लिविंग चाइल्ड यानी कि जिंदा बच्चा ना हो, तभी वो सरोगेसी करवा सकते हैं। सरोगेट मदर हैज़ टू बी अ क्लोज रिलेटिव ऑफ द कपल। अब जो सरोगेट मदर होगी वो कौन हो सकती है? वो उस कपल की क्लोज रिलेटिव होनी चाहिए, खुद वो शादीशुदा होनी चाहिए, और 20 से लेकर 35 उम्र के बीच की होनी चाहिए, और उसके खुद के भी बच्चे होने चाहिए, वही सरोगेट मदर बन सकती है। दो द लॉ अलाउज अ सिंगल वुमेन टू रिजॉर्ट टू सरोगेसी। अब देखिए कानून इस तरह से बनाया गया है कि ये वाला एक्ट कि एक जो सिंगल मदर है यानी जिसमें फादर नहीं होंगे, वो सरोगेसी के थ्रू मदर बन सकती है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर वो डिवोर्सी है या विडो है तो वो कर सकती है, लेकिन जो सिंगल मैन है वो एलिजिबल नहीं है। तो अंडर द सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 अ मैरिड कपल कैन ऑप्ट फॉर सरोगेसी ओनली ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। ये हमने पढ़ लिया कि लॉ डिफाइन करता है कि कपल एज अ मैरिड इंडियन मैन एंड वुमेन, और प्रेस्क्राइब करता है एक एज कि 23 साल से लेकर 50 साल तक तो विमेन होनी चाहिए, और जो हस्बैंड होना चाहिए वो 26 से लेकर 55 के बीच में होना चाहिए, तभी ये सरोगेसी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। और कपल शुड नॉट हैव अ चाइल्ड ऑफ देयर ओन, अभी तक उनका कोई अगर बच्चा नहीं है तभी वो सरोगेसी के लिए अलाउ हैं। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी कि जो ART रेगुलेशन एक्ट आया था 2021 में, ये प्रोवाइड करता है एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर सरोगेसी। तो सरोगेसी के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो प्रोवाइड करता है वो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART एक्ट 2021 प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है GS3 की। अगर हम न्यूज़ देखें तो नेक्स्ट न्यूज़ आती है, तो ये आता है कि कीप इकोनॉमिकली सेंसिटिव जोन, नॉट इकोनॉमिकली, इन्वायरमेंटली सेंसिटिव जोन ऑफ 1 किलोमीटर अराउंड फॉरेस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि जंगलों के चारों तरफ, फॉरेस्ट के चारों तरफ, तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे कहना यह है कि जो फॉरेस्ट होते हैं उनके 1 किलोमीटर के अराउंड इन्वायरमेंटली जो सेंसिटिव जोन्स जो होते हैं उनको रखना चाहिए, जिससे कि ये एक शॉक एब्जॉर्बर्स की तरह काम कर सकें। तो सुप्रीम कोर्ट on Friday directed that every protected forest, national park और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी across the country should have a mandatory eco sensitive zone। तो जो इन्वायरमेंटली प्रोटेक्टेड जोन या इको सेंसिटिव जोन्स होते हैं उनको कम से कम एक किलोमीटर के डायमीटर का, 1 किलोमीटर के रेडियस का उनको होना चाहिए, ESG को होना चाहिए सभी जंगलों के चारों तरफ। तो जो पर्पज़ है डिक्लेयरिंग ESGs अराउंड नेशनल पार्क्स, फॉरेस्ट और सेंचुरीज़ की एक शॉक एब्जॉर्बर के रूप में काम करेंगे। These zones would act as a transition zone from areas of high protection to those involving lesser protection। तो ये एक ट्रांजिशन जोन की तरह काम करेंगे कि उन एरियाज़ के बीच में ये ट्रांजिशन का काम करेंगे जहाँ पे हाई प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और उन एरियाज़ में जहाँ पे लेस प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो इस बीच में जो ट्रांजिशन जोन होगा उस चीज़ में इको सेंसिटिव जोन काम करेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि इको सेंसिटिव जोन्स को जो है वो जितने भी नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, उन सब के चारों तरफ होना चाहिए, और कितने बड़ा होना चाहिए? 1 किलोमीटर का होना चाहिए। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है, ये ऐसे सवाल ये UPSC पूछता है कि अभी एक फैट फिंगर ट्रेड में एक कुछ हुआ है। फैट फिंगर क्या है ये? और NSE क्वेश्चंस ब्रोकर्स यानी कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसने ब्रोकर्स को क्वेश्चन किया है। अभी ये देखा गया था, इकोनॉमिक्स के हिसाब से अगर हम देखें तो भी पाया गया है कि एक कंपनी के द्वारा एक गलत बटन दबाने की वजह से उसको एक दिन में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। तो NSE हैज़ क्वेश्चनड स्टॉक ब्रोकर्स अगेंस्ट एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर्स विच अपीयर टू बी नॉन जेन्युइन, कि जो कोई जेन्युइन ऑर्डर्स ना हो, लीडिंग टू डेविएशन इन द नॉर्मल प्राइस डिस्कवरी प्रोसेस। तो दिस केम आफ्टर द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज डेरिवेटिव सेगमेंट विटनेस्ड अ फैट फिंगर ट्रेड। कि फैट फिंगर क्या है कि यानी कि इस तरह से मान के चलिए कि अगर किसी पर्सन की उंगली मोटी थी और वहाँ पे 2 बटन थे पास में, तो जो सही बटन था वो तो उसकी उंगली से दबा नहीं, लेकिन जो गलत बटन था वो उसकी उंगली से दब गया क्योंकि उसकी उंगली मोटी थी। तो इस वजह से क्या प्रॉब्लम आई कि जो चीज़ उसका फ़ायदा करनी थी उल्टा उसका नुकसान हो गया। यहाँ पे नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। तो फैट फिंगर ट्रेड ऑन थर्सडे दैट में हैव कॉज्ड अ लॉस ऑफ रुपीज़ 200 to 250 करोड़ टू अ ब्रोकरेज हाउस। तो एक ब्रोकरेज हाउस को 200 से लेकर 250 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो गया। दिस कुड बी द बिगेस्ट ट्रेडिंग मिस्टेक इन द डोमेस्टिक मार्केट हिस्ट्री। तो भारत की जो डोमेस्टिक मार्केट हिस्ट्री है उसमें अब तक का सबसे बड़ा ट्रेडिंग मिस्टेक रहा है ये। मार्केट पैराडाइम्स की अगर मैं बात करूं तो एक फैट फिंगर ट्रेड का मतलब ये है कि एक एरेनियस एक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम प्रेसिंग अ रॉन्ग की, कि आपसे अगर गलत बटन दब गया और उस गलत बटन दबने से कुछ अगर गलत ट्रांजैक्शन हो गई है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम फैट फिंगर ट्रेड बोलते हैं। कि आपकी उंगली मोटी थी, फैट था उस पर, तो वो जो सही बटन था वो तो दबा नहीं, लेकिन जो गलत बटन था वो दब गया। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट न्यूज़ आती है कि IISc जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर जो है, उसके साइंटिस्ट ने रिपोर्ट किया है कि मिनी प्रोटीन्स दैट कैन फाइट कोविड-19, कि कुछ मिनी प्रोटीन्स भी हो सकते हैं जो कोविड-19 से फाइट कर सकते हैं। द साइंटिस्ट्स एट IISc हैव रिपोर्टेड अ न्यू क्लास ऑफ आर्टिफिशियल पेप्टाइड्स, कि आर्टिफिशियल पेप्टाइड्स हैं या मिनी प्रोटीन्स हैं जो कोविड-19 से लड़ने में मदद करेंगे। और नेक्स्ट आता है कि वाई आर FPIs डंपिंग इंडियन स्टॉक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इस पे स्टार बना लीजिएगा, उसको बहुत ध्यान से समझिए कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडियन स्टॉक्स को डंप क्यों कर रहे हैं, यानी कि वो इंडियन स्टॉक्स को क्यों छोड़ रहे हैं। तो FPIs की अगर मैं बात करूँ तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आर दोज दैट इन्वेस्ट फंड्स इन मार्केट आउटसाइड ऑफ देयर होम टर्फ। तो देखिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कौन है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का मतलब हुआ कि वो फॉरेन के हैं और वो कुछ पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं किसी दूसरे देश में, यानी कि अगर कोई पर्सन US के हैं और US की कंपनीज़ भारत की किसी कंपनी में या भारत के अंदर जब वो पैसा इन्वेस्ट करती हैं तो वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो जाता है। देयर इन्वेस्टमेंट्स टिपिकली इंक्लूड इक्विटीज़। अब वो क्या लेते हैं, या तो इक्विटी लेते हैं यानी कोई शेयर ले लिया, बॉन्ड ले लिया, या म्यूचुअल फंड में उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। दे आर जनरली नॉट एक्टिव शेयर होल्डर्स, एक्टिवली शेयर होल्डर्स वो नहीं होते। एंड डू नॉट एक्सर्ट एनी कंट्रोल ओवर द कंपनी हु शेयर्स दे होल्ड, और वो उन कंपनीज़ पे कोई भी कंट्रोल भी नहीं रखते जिस कंपनी में वो शेयर्स खरीदते भी हैं। अगर वो ऐसा करेंगे तो वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की जगह एक FDI के रूप में आ जाएगा, कि वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, कि जिसने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए और वहाँ पे वो कंट्रोल भी करने लगा और उस कंपनी को, तो फिर वो FDI की कैटेगरी में आ जाएगा। द पैसिव नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो अलाउज देम टू एंटर और एग्जिट अ स्टॉक एट विल एंड विद ईज। और कि FPI मूव्स को अगर हम देखें कि क्या क्या जो चीज़ हैं जो उस टाइम पे FPIs को वो मजबूर कर रहा है कि वो यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। तो प्रॉमिस ऑफ अट्रैक्टिव रिटर्न्स ऑन द बैक ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ड्रोज इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग FPIs इनटू अ कंट्री मार्केट। अब देखिए कोई भी पैसा दूसरे देश में तब लगाएगा अगर उसको ये भरोसा हो कि जिस कंट्री में वो पैसा लगा रहा है उस कंट्री में उसको पैसे पे जो रिटर्न है वो बहुत अच्छा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एज पर डेटा फ्रॉम द NSDL या नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, FPIs ब्रॉट इन अबाउट 3,682 करोड़ इन 2002। तो 2002 में 3600 करोड़ रुपए आए थे और 2010 तक आते आते ये 1.79 लाख करोड़ रुपीज़ हो गए हैं। तो दिस कोरिलेट्स विद द कंकरेंट एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट इन दैट पीरियड, जबकि 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी आई थी। जो ईयर 2017 था उसमें FPI का इनफ्लो 2 लाख करोड़ रुपए था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, ये आप अपने आंसर्स में भी कोट कर सकते हैं। तो लाइकवाइज FPI ने 1.18 लाख करोड़ रुपए मार्च 2020 में ही विड्रॉ भी कर लिए, यानी कि जितना पैसा अगर हम 2017 में देख रहे हैं कि 2017 में अगर 2 लाख करोड़ रुपए भारत में आया है तो 1.18 लाख करोड़ रुपीज़ जो है मार्च 2020 में FPIs ने भारत में से निकाल के किसी और देश में इन्वेस्ट कर दिया है। द मंथ व्हेन इंडिया अनाउंस्ड नेशन वाइड लॉकडाउन, तो ये वो महीना था मार्च 2020 का जिस टाइम पे इंडिया ने नेशन वाइड यानी पूरे राष्ट्र भर में लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया था, ट्रिगरिंग कंसर्न्स अराउंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो FPIs ऑल्सो शो कीननेस टू इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स when there is a favorable differential between the real interest rates on offer in the country they aim to invest in and other markets, but more specifically compared with the largest economy in the world। तो FPIs अब क्या करते हैं कि सभी देशों को जो जिस भी देश में वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वहाँ पे ये देखते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी से वो कंपेयर करते हैं कि अगर वो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी में पैसा लगाएंगे तो वहाँ से उसके बजाय दूसरे देश में वो पैसा लगा रहे हैं तो उनको कितना बेनिफिट हो रहा है। तो अगर वो इंडिया में पैसा लगा रहे हैं तो वो कंपेयर करते हैं US की इकोनॉमी से कि अगर यही पैसा वो US में लगाएंगे तो उनको उससे क्या बेनिफिट मिलेगा। तो अब FPIs क्यों अपनी इंडियन होल्डिंग्स बेच रहे हैं, तो FPI ने यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने मई 2022 के अंदर ही अभी 44,000 करोड़ रुपए की एसेट्स को बेच दिया है। ये अपना में सेकंड हाईएस्ट सेल ऑफ था इन अ मंथ सिंस 1993। तो 1993 में से सेकंड हाईएस्ट है आफ्टर मार्च 2020। पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी इन द इंडियन इकोनॉमी हैज़ बीन अनइवन, और जो सेकेंड वेव है कोविड-19 पैंडेमिक की उसने भी बहुत सारी ज़िंदगियाँ ख़त्म करी। तो इसके वजह से सभी कंपनीज जो हैं वो अभी इस सोच में है कि क्या उनका जो पैसा भारत में लगा हुआ है उस पर उनको रिटर्न अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि US का जो फेडरल रिजर्व है यानी US का जो रिजर्व बैंक है, यानी कि जैसे भारत का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारत का जो सेंट्रल बैंक है, इस तरह से जो US का सेंट्रल बैंक है उसने अपने इंटरेस्ट रेट्स रिवाइज़ कर दिए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर अच्छा प्रॉफिट अब मिलने जा रहा है। तो US फेड रिजर्व रेजिंग द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग मार्च दिस ईयर, की रेट वहाँ पे 0 से 0.25% तक बढ़ गया है मार्च से लेके, और 0.75 से लेके 1% तक मई तक आते आते बढ़ गया है। एंड इज़ एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 50 बेसिस पॉइंट्स, यानी कि 0.5% से और बढ़ेगा अगली 2 जब फेडरल रिजर्व की मीटिंग्स होंगी। तो व्हाट इम्पैक्ट डज एन FPI सेल ऑफ हैव, तो अगर FPI अगर अपने जो जितने भी उसकी बॉन्डिंग्स होती हैं, होल्डिंग्स होती हैं, बॉन्ड्स होते हैं, उन सबको बेच देता है
तो उससे किसी देश के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? व्हेन एफपीआई सेल देयर होल्डिंग्स एंड रिपैट्रिएट फंड्स बैक टू देयर होम मार्केट्स, लोकल करेंसी टेक्स अ बीटिंग। तो लोकल करेंसी में फ़र्क पड़ता है। आफ्टर ऑल दे सेल रुपीज़ इन एक्सचेंज फॉर देयर होम मार्केट करेंसी। क्या वो क्या करेंगे? वो रुपये को बेच देंगे उनकी जो होम मार्केट की करेंसी होगी उसके रिस्पेक्ट में। अब इससे क्या होगा, क्योंकि मार्केट में जब रुपीज़ की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, जब मार्केट में, भारत के मार्केट में अगर रुपयों की संख्या ज़्यादा हो गई तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब क्या होगा, इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ साथ इससे जो उस करेंसी की वैल्यू है वो भी डिप्रिशिएट हो जाएगी। एज सप्लाई ऑफ द रुपी इन द मार्केट राइजेस इट्स वैल्यू डिक्लाइन। जैसे जैसे सप्लाई बढ़ जाएगी रुपये की तो उसकी वैल्यू डिक्लाइन हो जाएगी। इन दिस इंस्टेंस द रुपी हैज़ रिसेंटली बीन सेलिंग सीइंग ऑल टाइम लॉस। तो अभी बहुत ही नीचे आ गई थी रुपये की वैल्यू, यानी $1 पे 77 से लेकर 78 रुपीज़ तक भी आपको मिल रहे हैं। तो इससे भारत का बहुत बड़ा नुकसान है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है द कार्टेल एंड इट्स एलाइज दैट कीप ऑयल ऑन द बॉयल। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ऑयल के लिए, यानी कि तेल के ऊपर न्यूज़ आ रही है कि जो रशिया है और जितने भी ओपेक कंट्रीज़ हैं वो किस तरह से तेल प्रोड्यूस करते हैं, और उन्होंने अपना आपस में किस तरह से कार्टेल बना रखा है, एक गुट बना रखा है जो अपने हिसाब से तेल के दामों को डिसाइड करवाता है। सितंबर 1960 में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला ने उन्होंने एक मीटिंग कन्वीन करी बगदाद में, यानी इराक की राजधानी में, और उन्होंने डिस्कस किया कि तेल के दाम जो घट रहे हैं उन दामों को, 1960 की बात की जा रही है, कि उन दामों को किस तरह से बढ़ाया जाए। तो इन सभी कंट्रीज़ ने इस चीज़ पे हस्ताक्षर किए, इस चीज़ पे समझौता किया कि सभी कंट्रीज़ मिलके तेल का प्रोडक्शन करेंगे और एक दूसरे के साथ ये साझा करेंगे कि हम कितना तेल निकाल रहे हैं। अगर तेल मार्केट में ज़्यादा आ जाएगा तो उसके दाम ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो दाम को, तेल की कीमतों को एक अच्छे अमाउंट पर रखने के लिए हम उतना ही प्रोडक्शन करेंगे जिससे कि तेल की कीमत बरकरार बनी रहें और उनमें गिरावट ना आए। तो विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ OPEC। तो ओपेक का मेंबरशिप, ओपेक का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ओपेक मेंबर्स एंड अ ग्रुप ऑफ नॉन ओपेक ऑयल प्रोड्यूसर्स इंक्लूडिंग रशिया। देखिए रशिया जो था वो शुरू से ओपेक के अंदर नहीं रहा, स्टार्टेड कोऑपरेटिंग सिंस 2016। तो ओपेक मेंबर्स और जो नॉन ओपेक मेंबर्स हैं, यानी कि जो तेल प्रोड्यूस करते हैं लेकिन OPEC का यानी कि ओपेक के मेंबर नहीं है, तो उन्होंने 2016 से कोऑर्डिनेशन स्टार्ट किया टू इन्फ्लुएंस एनर्जी प्राइसेस विच केम टू बी कॉल्ड ओपेक प्लस। तो अब जिसमें रशिया भी जुड़ गया है तो अब इसको ओपेक प्लस कहने लगे हैं। तो अंडर द पैक्ट कॉल्ड द डिक्लेरेशन ऑफ कॉपरेशन, तो एक पैक्ट साइन हुआ जिसको डिक्लेरेशन ऑफ कॉपरेशन कहा जाता है। द कंट्रीज हैव वर्क टुगेदर टू इन्फ्लुएंस ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस टू इंस्टीट्यूशनलाइज द कॉपरेशन फर्दर। ओपेक कंट्रीज एंड देयर एलाइज इन अ मिनिस्टीरियल मीटिंग हेल्ड ऑन 2 जुलाई 2019 एक्सेप्टेड अ चार्टर ऑफ कॉपरेशन। तो इन्होंने इन कंट्रीज़ ने 2019 में एक मीटिंग हुई और उसके तहत उन्होंने एक चार्टर ऑफ कॉपरेशन साइन कर लिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, UPSC ऐसे सवाल पूछ लेता है कि जो डिक्लेरेशन ऑफ कॉपरेशन है ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने साइन किया है, ओपेक ने किया, इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा, और चार्टर ऑफ कॉपरेशन किसने साइन किया है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि UPSC ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेता है। द चार्टर प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट डायलॉग एंड एक्सचेंज व्यूज़ regarding conditions and developments in the global oil and energy markets. Goal is to contribute to a secure energy supply. तो गोल क्या है? गोल ये है कि एक सिक्योर एनर्जी सप्लाई होनी चाहिए एंड लास्टिंग स्टेबिलिटी फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रोड्यूसर्स। की बेनिफिट भी होना चाहिए, किसका बेनिफिट होना चाहिए? प्रोड्यूसर्स का, यानी कि जो तेल पैदा कर रहे हैं वो, जो कंज्यूमर्स हैं यानी कि हम लोग भारतीय इन्वेस्टर्स, और ग्लोबल इकोनॉमी, यानी कि उनका कहना ये है कि सभी का फ़ायदा इसमें होना चाहिए। न्यू ग्रुपिंग वॉज सीन एज अ रेस्पॉन्स बाय ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, कि वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें एमिड द राइज ऑफ द US शेल इंडस्ट्री। अब जिस तरह से US में जब शेल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, US ने शेल ऑयल से, यानी कि शेल रॉक से ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू करा, तो इसके वजह से और जितने भी ओपेक कंट्रीज थे उनके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा। तो US शेल ऑयल प्रोड्यूसर्स हैड कॉज्ड अ डीप ड्रॉप इन द प्राइस, एक स्टीप ड्रॉप आ गया प्राइस में ऑफ ऑयल बाय मैसिवली इंक्रीजिंग US एनर्जी सप्लाईज, क्योंकि US ने इतना तेल निकालना शुरू कर दिया जिसके वजह से तेल के दाम ऑटोमेटिकली कम होने लगे। ओपेक प्लस रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ, ओपेक प्लस में कौन कौन से हैं? 23 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, जिसमें से 13 मेंबर तो ओपेक के हैं। मेंबर्स कौन कौन हैं ओपेक के? देख लीजिए, सऊदी अरेबिया है, UAE, ईरान, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, गैबॉन, लीबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और वेनेजुएला। और 10 दूसरे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं जो कि ओपेक के मेंबर नहीं हैं। तो वो हैं रशिया, अजरबैजान, बहरीन, ब्रूनी, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, साउथ सूडान और सूडान। तो ये कंट्रीज़ ऐसे हैं कि यानी कि 23 कंट्रीज़ हैं जो पूरी दुनिया में तेल प्रोड्यूस करते हैं मैसिव स्केल पे, जो दूसरे कंट्रीज़ को भी एक्सपोर्ट करते हैं। सऊदी अरेबिया इज़ द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर अमंग ओपेक मेंबर्स। तो ओपेक मेंबर्स में सबसे ज़्यादा जो तेल प्रोड्यूस करता है वो सऊदी अरेबिया करता है।
रशिया विच प्रोड्यूसेस मोर ऑयल देन इवन सऊदी अरेबिया। अब रशिया जो प्रोड्यूस करता है तेल वो सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा करता है। प्लेज अ क्रूशियल रोल अलॉन्ग विद ओपेक इन इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस। ओपेक प्लस कंट्रीज कंट्रोल मोर देन 50% ऑफ द वर्ल्ड्स क्रूड सप्लाईज। तो दुनिया की 50% से ज़्यादा जो वर्ल्ड की क्रूड की जो सप्लाईज हैं वो ओपेक प्लस कंट्रीज यानी कि ये 23 कंट्रीज जो हैं मिलके सपोर्ट करते हैं। ओपेक को स्टैब्लिश किया गया था, उसका सेक्रेटेरिएट पहले जिनेवा में किया गया स्विट्ज़रलैंड में, और बाद में 1965 में उसको ट्रांसफ़र करके वियना ऑस्ट्रिया में कर दिया गया। उन्होंने एक डिक्लेरेटरी स्टेटमेंट साइन किया ऑफ पेट्रोलियम पॉलिसी मेंबर कंट्रीज 1968 में, विच एम्फसाइज्ड द इनएलिनेबल राइट ऑफ ऑल कंट्रीज टू एक्सरसाइज परमानेंट सोवरेनिटी ओवर द नेशनल रिसोर्सेज। फिर ऑयल शॉक जो था 1973 का, विच लेड टू अ डबलिंग ऑफ द प्राइस ऑफ ऑयल within a couple of years and contributed to stagflation in the US, which has marked by rapidly rising prices and faltering economic growth। तो जो ऑयल शॉक आया 1973 में, उस टाइम पे तेल के दाम डबल हो गए थे और यूएस की इकोनॉमी स्टैगफ्लेशन से भी जूझ रही थी। स्टैगफ्लेशन मैं 1-2 वीडियोज़ में पढ़ा चुका हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है गाइस। The result of an OPEC embargo which also showed the cartel's economic might. Member of the cartel meet every month। जो कार्टेल है OPEC मेंबर्स का, ये हर महीने मिलता है टू डिसाइड द अमाउंट ऑफ ऑयल दे पंप इनटू द ग्लोबल मार्केट। जो ये डिसाइड करता है कि हमें इस महीने में यानी कि हर महीने में कितना तेल मार्केट में निकालना है। अकॉर्डिंग टू करंट एस्टिमेट 79% ऑफ द वर्ल्ड्स प्रूवन ऑयल रिजर्व्स आर लोकेटेड इन OPEC कंट्रीज। तो दुनिया के करीब करीब 80% जो वर्ल्ड के 80% प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं कि जो प्रूव किए जा चुके हैं कि यहाँ पे तेल है, वो ओपेक कंट्रीज़ में ही है। ज़्यादातर कहाँ पे हैं? वेस्ट एशिया में है। तो ओपेक मेंबर्स प्रोड्यूस अबाउट 37% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल क्रूड ऑयल इन 2020। और कार्टेल जो होता है वो ट्राई करता है इन्फ्लुएंस करने के लिए प्राइस ऑफ गुड्स को या सर्विसेज को। तो कार्टेल क्या है? कार्टेल एक गुट है जो आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं कि भाई इस चीज़ के दाम हम क्या रखेंगे। यानी कि इस तरह से मान के चलिए, अगर बाज़ार में 4 या 5 डीलर हैं किसी एक सामान के, और वो 4-5 डीलर आपस में बैठ के एक गुट बना लें, एक मीटिंग करें कि भाई हम सभी सामान को कम से कम इतने दाम पे बेचेंगे, तो यानी आप किसी भी से भी खरीद लो, कम से कम आपको एक उसी दाम पे तो मिलेगा ही मिलेगा। तो वो उसको कहते हैं हम कार्टेल। तो बाय लिमिटिंग देयर सप्लाई इन द मार्केट, तो उन्होंने क्या करा, वो अपनी जो सप्लाईज थी उसको लिमिट कर दिया। वाइल दिस इज़ गुड फॉर द मेंबर्स ऑफ द कार्टेल। अब ये अच्छा तो है कार्टेल के मेंबर्स के लिए कि उनको अच्छा दाम मिलेगा, लेकिन ये जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो इंडिया का डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम होता जा रहा है भारत में, इवन एज डोमेस्टिक ऑयल कंजम्पशन हैज़ इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली ओवर द ईयर्स। कि हमारा जो कंजम्पशन है वो तो बढ़ा है, लेकिन जो हमारा प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन द एनर्जी सेक्टर कुड हेल्प कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया टू बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड कट डाउन देयर रिलायंस ऑन ओपेक मेंबर कंट्रीज। तो प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स देखें तो अगर इंडियन अमेरिकन एक पर्सन है तो उन्होंने स्पेलिंग बी जो कंपटीशन होता है वो जीत लिया है। हरीनी लोगन जो है उन्होंने जीत लिया है। 14 ईयर ओल्ड इंडियन अमेरिकन 8th ग्रेडर यानी 8th क्लास के स्टूडेंट हैं फ्रॉम टेक्सास, विन दी 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी। और जो बीटल गीज है ये अपने आप में एक रेड सुपरस्टार, एक सुपर जाइंट स्टार है, यानी कि ये साइंस एंड टेक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्पेस से बिलोंग करता है। तो दैट्स ऑल। तो ये थे करंट अफेयर्स गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, इनके आप नोट्स बना लीजिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। कुछ भी आपका सजेशन है इंप्रूवमेंट के लिए तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।